बहुत बहुत स्वागत है आपका। भूगोल में हम आपके बीच में उपस्थित हैं एक विशेष टॉपिक के साथ, बंदरगाह के साथ। बंदरगाह शब्द का अभिप्राय क्या होता है? बंदरगाह को हम समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं, समुद्री जहाज का अड्डा, जहां समुद्री जहाज आके लगते हैं, जहां से खुलते हैं। यह जल मार्ग है जिससे कि आवागमन होता है। भारत में व्यापार के जो मार्ग हैं उनमें से स्थलीय मार्ग, जल मार्ग मूल रूप से हैं। तो इनमें जल मार्ग की बात किया जाए तो छोटे छोटे और बड़े बड़े बहुत ऐसे जगह हैं जहां से व्यापार होते हैं। बड़े बड़े कहने का सेंस है कि जहां से भारत से बाहर जहाज जाता है, जहां बाहर से आने वाले जहाज जहां भारत में उतरते हैं। इस प्रकार से हम भारत में जो बंदरगाह है अर्थात समुद्री जहाज का अड्डा कर ले, नौकायान का अड्डा कर ले, जो समझ ले कि जलयान का अड्डा कर ले, उनकी संख्या छोटे बड़े के आधार पर अगर बांटेंगे, बड़े बंदरगाह और छोटे बंदरगाह, तो बड़े बंदरगाह की संख्या है 13 और छोटे बंदरगाह 200 के करीब। अब जो बड़े बंदरगाह है 13, इनमें से सबसे ज्यादा बंदरगाह ये आपको दिखाई दे रहे हैं, एल्लोर, चेन्नई, तूतीकोरिन, तमिलनाडु राज्य पड़ते हैं। तो सबसे ज्यादा 3 पड़ते हैं तमिलनाडु में, 3 है फॉर तमिलनाडु। और 200 जो छोटे छोटे बंदरगाह हैं, इनमें से 50 ऐसे हैं जो महाराष्ट्र राज्य में, अर्थात 200 में से 50 केवल महाराष्ट्र राज्य में। तो सोचा जा सकता है कि महाराष्ट्र का जल परिवहन कितना मजबूत है। सबसे ज्यादा छोटे छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र में है। तो एक तो बंदरगाह को हम बांट सकते हैं, उससे जो व्यापार होता है, उसकी जो व्यस्तता है, इस आधार से बड़े और छोटे के रूप में। दूसरा वर्गीकरण का आधार होता है निर्माण कैसे हुआ। तो निर्माण जो हुआ है, इस आधार से यदि हम बांटे तो इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे। प्राकृतिक बंदरगाह किसको कहेंगे? वैसा बंदरगाह जिसको प्रकृति ने हमें सौगात करके दिया है, हमें कुछ विशेष करना नहीं पड़ रहा है, प्रकृति ने दिया है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और दूसरा है कि प्रकृति के द्वारा दिए गए ही को हमने थोड़ा मॉडिफाइड किया है, थोड़ा डेवलप किया है, तो उसको हम कहते हैं कृत्रिम बंदरगाह। इस तरीके से बंदरगाह को बनावट की दृष्टिकोण से 2 पार्ट में रखेंगे, कृत्रिम, प्राकृतिक, बड़े, छोटे। छोटे तो 200 बंदरगाह हैं। इन बंदरगाहों का विशेष रूप से जिक्र नहीं किया जा सकता, लेकिन बड़े बंदरगाह जिनकी संख्या 13 है, हम उन 13 बंदरगाह की के साथ जुड़े जो प्रमुख बिंदु हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम कांडला से। कांडला गुजरात राज्य में पड़ता है। भारत का जो मैप दिखाई दे रहा है, गुजरात राज्य में कांडला पड़ता है। आजादी के बाद इसे विकसित किया गया। आजादी के पूर्व भारत का जो पश्चिमी देशों से जो व्यापार हो रहा है, इधर से जो व्यापार हो रहा है, उसका मूल बंदरगाह जहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित होता था, वह था पाकिस्तान में चला गया कराची, यानी कराची बंदरगाह से वह संचालित होता था। लेकिन जब देश विभाजित हुआ, आजादी के बाद आजादी और विभाजन साथ साथ हुआ, उसके बाद पश्चिमी देशों से संबंध स्थापित करने के लिए इस बंदरगाह को विकसित किया गया, कांडला बंदरगाह। तो यह गुजरात में आजादी के बाद विकसित बंदरगाह। गुजरात से हम आगे बढ़े तो अगला बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, व्यस्ततम बंदरगाह। सबसे बड़ा पूछा जाए तो भी मुंबई, सबसे व्यस्ततम पूछा जाए तो भी मुंबई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार बंदरगाह है और इसी के थोड़ा सा करीब गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। आजादी के बाद बंदरगाह ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। मुंबई बंदरगाह की जो व्यस्तता है, मुंबई बंदरगाह में जो व्यापार का बोझ है, इसको भी हल्का करने के लिए, कम करने के लिए मुंबई से थोड़ा सा दूरी पर, यानी मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में ही मुंबई से थोड़ा दूरी पर एक नया बंदरगाह विकसित किया गया
जिसका नाम है नहावा सेवा या नौ सेवा कर ले, JNPT भी इसको कहते हैं। JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी इसे हम जानते हैं। एक बात और बता दें, कांडला पोर्ट को अब, यानी कांडला बंदरगाह को अब जाना जाता है दीन दयाल बंदरगाह के नाम, यानी ये नया नामकरण पड़ा है। JNPT से नवा सेवा को जाना जाता है। ये दोनों महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में JNPT को इसलिए विकसित किया गया क्योंकि मुंबई पर से थोड़ा सा बोझ हल्का करना था, मुंबई पर अतिरिक्त भार था। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इसी पश्चिमी तट पर, जिसे हम लोग मालाबार तट कहते हैं, कोंकण तट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मालाबार तट है, तो गोवा में एक बंदरगाह है मरमा गोवा भी कहते हैं, ये गोवा का बंदरगाह है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कोच्चि मिलता है, यह भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है, केरला में पड़ता है। और भारत का जो स्थिति है बंदरगाह की, तो भारत के मैप पर देखने से ही पता चलता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह, सबसे दक्षिणी छोर पर बना स्थित बंदरगाह है कोच्चि। इधर से हम आगे बढ़ते, इधर केरला खत्म है, इधर की शुरुआत करते तमिलनाडु का शुरुआत होता है। और जैसा हमने पहले कहा 13 बंदरगाह में से 3, T फॉर तमिलनाडु और T फॉर 3 बंदरगाह पड़ते हैं तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह। इसमें से तूतीकोरिन बंदरगाह, इसको चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहते हैं। और यह चेन्नई बंदरगाह के, जैसा कि मुंबई के बंदरगाह पर से भार कम करने के लिए JNPT को विकसित किया गया, उसी तरह से चेन्नई बंदरगाह पर से भार को कम करने के लिए तूतीकोरिन बंदरगाह को विकसित किया गया है। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। अगर हमसे जाना जाए, पूछा जाए भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो चेन्नई बंदरगाह है। एन्नोर, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये तीनों तमिलनाडु के बंदरगाह हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम तमिलनाडु से थोड़ा समुद्र की ओर बढ़े हम, तो उसके सामने आपको एक अंडमान निकोबार द्वीप में एक बंदरगाह दिखाई देता है, पोर्ट ब्लेयर। यह भी काफी, जो कह सकते हैं, व्यस्त बंदरगाह है। आजादी के बाद काफी व्यस्त हो गया है, आजादी से पूर्व इतनी व्यस्तता इसकी नहीं थी, क्योंकि अंडमान निकोबार का ज्यादातर विकास व्यावसायिक दृष्टिकोण से आजादी के बाद हुआ और ये बंदरगाह का महत्व बढ़ता चला गया। हम जब उसके ऊपर बैठते हैं, आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर दे, और आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह को अगर हम देखें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस बंदरगाह की गहराई के दृष्टिकोण से, यानी वहां वाटर लेवल काफी गहरा है। और यहाँ एक डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है, जिससे कि हवा का जो झोंका आता है वो विशाखापत्तनम बंदरगाह को कम लगता है। इस तरीके से विशाखापत्तनम बंदरगाह को प्रकृति ने सुरक्षा प्रदान किया है डॉल्फिन नोज पहाड़ी से, और साथ साथ यह काफी गहराई वाला है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद ऊपर जाएंगे, पारादीप बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में पड़ता है, जो उड़ीसा में पड़ता है। और उड़ीसा और झारखंड के जो लौह अयस्क होते हैं, जिसका निर्यात भारत जापान को करता है, वह पारादीप बंदरगाह से ही जापान को निर्यातित होता है। जापान को भारत से निर्यातित होने वाले लौह अयस्क उड़ीसा में स्थित पारादीप बंदरगाह से जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से। आयात भारत और जापान के बीच की बात अगर की जाए तो उससे काफी महत्व रखता है। यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे, कोलकाता पहुंचे। कोलकाता में हुगली के मुहाने पर गंगा की एक धारा के रूप में हुगली का विकास होता है, गंगा की शाखा को। तो हुगली के मुहाने पर कोलकाता बंदरगाह होता अभी भी है, लेकिन अब उसका नाम हम ऐसे कह सकते हैं, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता के साथ हल्दिया बंदरगाह। तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह को जब हम देखेंगे तो कोलकाता पड़ता है हुगली के मुहाने पर और हल्दिया है समुद्र तट पर। दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है। इस बंदरगाह में
कोलकाता बंदरगाह में जो शिप पहले पहुंचते थे तो ज्वार के साथ नाविक या पहले कैप्टन अपने जहाज को ज्वार के साथ कलकत्ता बंदरगाह पर लाता था, परंतु अब थोड़ा थोड़ा उसकी स्थिति थोड़ा उतना ज्वार भी कम होता है या थोड़ी कह सकते हैं गंदगी के कारण इसको थोड़ा कम किया गया है और हल्दिया को विकसित किया गया है। थोड़ा सा दूर है हल्दिया, कलकत्ता से हल्का ही दूरी पर है और यहाँ पर ये समुद्र तट पर है। दोनों बंदरगाह को हम एक साथ कह सकते हैं। तो पहले जो प्रमुख बंदरगाह था हमारा कोलकाता, अब धीरे 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 कोलकाता बंदरगाह शिफ्ट हो रहा है हल्दिया बंदरगाह पर और उम्मीद है जिस तरीके की व्यस्तता हल्दिया की बढ़ते जा रही है, कोलकाता की हुगली के किनारे घटते जा रही है, आने वाले दिनों में हल्दिया हमारा 13 प्रमुख बंदरगाहों में उसका स्थान हो जाए, कोलकाता धीरे धीरे लुप्त हो जाए या फिर 14 बंदरगाहों को हम पढ़े। ये था हमारा मिला जुला 13 बंदरगाह की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।